Hey everyone, welcome to IQTab. As you know, economic survey of the last financial year, that is 2021 and 22, has recently been released, and this particular document is very important, especially from our UPSC point of view. Mainly because each year there are number of questions that are asked from this particular document directly. So in a series of videos, we'll try to cover this document very comprehensively, such that every single detail that is important would be covered in the upcoming videos. So this is the first video of the series that actually talks about the trends and the state of the Indian economy कि पिछले एक साल के अंदर हमने किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कितने अच्छे तरीके से ग्रो किया है, फिर ग्रो नहीं किया है. देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट्स विद द सिंगल लाइन कि कोविड के कारण हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है पिछले 2 साल के अंदर काफी ज्यादा डिफिकल्ट फेज से निकली है, जिसके अंदर जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स रही हैं, दे हैव बीन रिपीटेड वेव्स ऑफ इन्फेक्शन. सेकंड इज जो हमारा सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया है. एंड थर्ड चीज कि इन्फ्लेशन हमारी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण एवरी सिंगल कंट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन देयर पॉलिसी मेकिंग, बिकॉज एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है. सो इन सबसे फाइट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्सेस यूज किए हैं, जिसके अंदर वी हैव एक्चुअली ट्राई टू कवर सम सेफ्टी नेट्स, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शंस हमारे, उन सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोविड का इन पे ज्यादा इफेक्ट ना आए. इस सब चीज के लिए हमने एक सेफ्टी नेट को यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया है. सेकंड चीज, जब हमारी वल्नरेबल सेक्शन पूरी तरीके से सेफ हो जाती है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आल्सो ट्राई टू बूम अप सम बिजनेस सेक्टर. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अपने जो हमारी पिछले जो वर्ग है, जो मतलब ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि खुद से काफी ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी, सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसको अपलिफ्ट करने के बारे में सोचा. जब ये हो गया, उसके बाद हमने बिजनेस सेक्टर को बूम करने के बारे में सोचा. इसी पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर के लिए क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर काम किया, मतलब उसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च किया. जहां पर देखा गया है कि देखिए, जब कोविड के आने के कारण हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी, हमारा डिमांड यहां पर पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया था. जो हमारे लोग थे, उन लोगों ने डिमांड क्रिएट करना एक्चुअली बंद कर दिया था. ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज देखिए लोगों का लॉकडाउन आ गया था. लॉकडाउन के कारण सारे के सारे बिजनेस यहां पर पूरी तरीके से बंद हो गए थे. उसके कारण डिमांड यहां पर पूरी तरीके से बंद हो गया था. इसी डिमांड को फिर से रिवाइव कराने के लिए, फिर से बिल्डअप करने के लिए, स्पेशली मीडियम टर्म के अंदर, मतलब नेक्स्ट 1 से 2 सालों के अंदर इस डिमांड को फिर से एग्रेसिवली वापस लाने के लिए डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की गई है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इस चीज के लिए, मतलब इस चीज को ध्यान में रख के किया गया है कि किसी तरीके से हमें उस पर्टिकुलर डिमांड को फिर से यहाँ पर रिवाइव करना है. सेकंड चीज, देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हुई थी हमारे यहाँ पर, सप्लाई साइड पूरी तरीके से कंस्ट्रेंट हो गई थी, मतलब सप्लाई चीजों की बंद हो गई थी. तो इस सप्लाई साइड मेजर्स को फिर से यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए, फिर से स्टार्ट करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा एक्सपेंशन किए, काफी ज्यादा यहाँ पर पैसे वगैरह प्रोवाइड किए. तो ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, ये एक न्यू अप्रोच के ऊपर काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अजाइल फ्रेमवर्क. देखिए आपको ध्यान रखना है, इससे पहले के जितने भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे थे, दे एक्चुअली यूज्ड टू वर्क ऑन अ डिफरेंट टाइप के जो फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते थे, दैट वाज कॉल्ड एज वाटरफॉल अप्रोच. ठीक है, इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये मेंशन किया गया है, अ टर्म कॉल्ड एज वाटरफॉल अप्रोच. वाटरफॉल अप्रोच का बहुत ही सिंपल सा मतलब ये होता था कि सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करो. जो प्रॉब्लम समझ आ जाए, उसके बाद उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग करो. जब प्लानिंग हो जाए, उसके बाद आप एक मेटिकुलसली उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो. ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज वाटरफॉल अप्रोच, जहां पर टॉप से मतलब प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, फाइनली उसको सॉल्व कर देते हैं. बट अभी का जो हमारा टाइम चल रहा है, उसके अंदर हम इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को यूज नहीं कर पा रहे हैं. वी हैव स्टार्टेड अ न्यू अप्रोच दैट इज कॉल्ड एज अजाइल फ्रेमवर्क. नाउ व्हाट डज दिस अजाइल फ्रेमवर्क सिंपली मींस इज कि हम यहां पर कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं. ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं, हम कोई हार्डकोर प्लानिंग नहीं करते हैं. मतलब हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम कुछ डिसाइड करके रख देंगे कि ये चीज इतना ही होगा, ये चीज इतना ही होगा. हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं. वी प्लान फॉर समथिंग, हम शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करते हैं, देन देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है. अगर कोविड सही है तो हम उस चीज को इंक्रीज करते हैं, अगर मतलब इंक्रीज नहीं करना है तो डिक्रीज करते हैं. बेसिकली क्या है कि हम टाइम के साथ खुद को चेंज करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अजाइल फ्रेमवर्क. और फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी इकोनॉमिक सर्वे इस अजाइल फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, हमारी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को अजाइल फ्रेमवर्क के ऊपर लाने की बात की जा रही है. अब देखिए, इस साल के जो लास्ट ईयर जो हमारा जो ये वाला इकोनॉमिक ईयर चल रहा है, उसके जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं, उसके अनुसार ये मतलब मालूम चल रहा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड काफी ज्यादा अच्छे से उसने रिकवर कर लिया है. कोविड के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सबको रिकवर करके काफी अच्छे से राइज कर रही है. इसमें हमें मतलब ये मालूम चल रहा है कि जो हमारा रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी का सीधा सा मतलब होता है कि जो बेस ईयर है हमारा 2011-12, उसके कंपैरिजन में जब हमने चेक किया तो हमारा इस साल का जीडीपी इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 9.2%. एंड दिस इज वेरी गुड, बिकॉज पिछले साल यानी कि 2020-21 के अंदर हम काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड ऑब्वियसली. ठीक है, तो इस साल हम ग्रो करने वाले हैं एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 9.2%. दैट इज वेरी गुड. ठीक है, इसके अलावा ये एक्चुअली ये शो करता है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसने खुद को रिकवर तो किया ही किया है, बट साथ में हम काफी ज्यादा आगे निकल गए एज कंपेयर टू आवर प्री पैंडेमिक लेवल्स. इसका मतलब क्या है, देखिए जो हमारा प्री पैंडेमिक लेवल्स है, कौन सा प्री पैंडेमिक लेवल्स था, जब पैंडेमिक आया था 2020 के अंदर, उससे पहले वाला लेवल यानी कि 2019 और 20 वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, दैट इज कॉल्ड एज प्री पैंडेमिक लेवल. तो हमने प्री पैंडेमिक लेवल के हम उसके बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज हमारा डिमांड काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया था पिछले 2 सालों के अंदर. तो हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि अगर हम किसी तरीके से प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंच जाए तो दैट वुड
बी बेटर, बट यहां पर देखा गया है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सिर्फ यहां तक पहुंची नहीं है, बट इससे भी आगे निकल गई है, इससे भी ज्यादा फास्ट निकल चुकी है। हमारे जितने भी इंडिकेटर्स है वो ये शो कर रहे हैं कि जब हमारा कोविड आया था, देखिए कोविड हमारा दो डिफरेंट ईयर्स में आया, राइट। जब जो फर्स्ट ईयर आया था दैट वाज इन 2020-21, जब पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया था। देखिए उस साल हमने जितना भी अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोया था ना कहीं हमें इस बात का बहुत बड़ा फियर था कि जो सेकंड वेव आया था, यानी कि 2021-22 के अंदर जो सेकंड वेव आया था, कि हो सकता है कि हम फिर से उसी पर्टिकुलर चीज के साथ मतलब डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट द पॉइंट इज कि ये चीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिकॉज देखिए 2020-21 के अंदर ऑल्दो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, बट 2021-22 के अंदर यानी कि जो रिसेंट ईयर था उसके अंदर हम इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए। वी हैव एक्चुअली शोड मच इंप्रूवमेंट, यानी कि पिछले साल डिस्पाइट द फैक्ट कि जो हमारा हेल्थ इंपैक्ट था सेकंड वेव के अंदर वो काफी ज्यादा खराब था। मतलब जो सेकंड वेव आया था उसमें हमारा हेल्थ इंपैक्ट ज्यादा खराब होने के बावजूद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई थी, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड। ये इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा हुआ है। अब देखिए जो हमारी जो इकोनॉमी है उसके तीन मेन सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, ठीक है, सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में समझते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी जो सेक्टर है कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। जो फर्स्ट सेक्टर दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। एग्रीकल्चर एंड ये वाले सेक्टर जो है दे वर द लीस्ट इंपैक्टेड। आपने ये चीज डेफिनेटली सुना होगा, कोविड ने विलेजेस के एरिया में बहुत ही कम इंपैक्ट किया था, उसके कारण एग्रीकल्चर एरियाज को उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था, एंड दिस वाज वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स जिसके कारण हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी इशू नहीं आया था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट ना पड़ने के कारण ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो इस साल 3.9% के स्पीड से ग्रो कर रही है, ठीक है। स्पेशली जो हमारा ये वाला टाइम था 3.9% से है एज कंपेयर टू पिछले साल हम अराउंड 3.6% पे ग्रो कर रहे थे, एंड अभी हम 3.9% पे ग्रो कर रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको देख के ऐसा लग सकता है कि हम ये बहुत ही कम है, 3.9 इज टू लो, बट द पॉइंट इज कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक छोटा सा इंक्रीज करने के लिए भी बहुत बड़ी फिगर चाहिए होती है। दैट इज वाई 3.9 इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड फिगर एज कंपेयर टू जब हम इसको एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखते हैं। सेकंड कम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो पिछले साल हम काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गए थे, जहां पर हमारी इकोनॉमी 7% से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई थी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के अंदर। बट इस साल जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है दैट विल राइज टू अराउंड 11.8%, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी प्रॉमिसिंग, बिकॉज देखिए पिछले साल 7% कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस साल अगर हम 11.8% राइज कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। थर्ड सेक्टर कम्स जितनी भी हमारी सर्विस सेक्टर थी। सर्विस सेक्टर को अगर आप देखेंगे दैट वाज द हार्डेस्ट हिट बाय द पैंडेमिक। सर्विस सेक्टर वो होता है जिसके अंदर लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं, ह्यूमन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर आता है। जस्ट थिंक ऑफ द टूरिज्म सेक्टर, जस्ट थिंक ऑफ द होटल सेक्टर, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट्स। इसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एंड कोविड के कारण यही सब चीजें तो बंद हो गई थी, टूरिज्म बंद हो चुका था, होटल्स बंद हो चुके थे, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे। इसके कारण सर्विस सेक्टर वाज द वन दैट वाज एक्चुअली हार्डेस्ट हिट बाय द पैंडेमिक, एंड इसके कारण जो हमारी सर्विस सेक्टर है पिछले साल यहाँ पर 8.4% कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब इतनी ज्यादा नीचे गई थी। बट इस साल वी आर एस्टिमेटेड टू ग्रो टू अराउंड 8.2%, मतलब इतना पॉजिटिव आने वाले हैं। सो इसका मतलब क्या है, 8.4% माइनस 8.4% से हम आसपास प्लस 8.2% के आसपास आ रहे हैं। दैट मींस कि हमारा सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट एंड वी हैव रिकवर्ड क्वाइट वेल। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि इस साल का जितना भी हमने चीजें कंज्यूम की हैं उसको अगर हम देखें तो इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो, काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है टू ट्यून ऑफ अराउंड 7.0%, ठीक है, इतना ग्रो करने वाला है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा है दैट हैज बीन फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट ने हमारे लोगों का जो कंजम्पशन था उसको इंक्रीज करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, गवर्नमेंट ने काफी सारा स्पेंडिंग इस चीज के ऊपर की है। देखिए ये तो हो गया जो हमारे लोग हैं वो क्या क्या चीजें कंज्यूम करते हैं। सेकंड चीज है कि मतलब जो गवर्नमेंट है उसने कितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन किया है, इसका मतलब है कितनी चीजों के ऊपर पैसा लगाया है, जो कि रोड्स, बिल्डिंग्स, एयरक्राफ्ट, ये सब कितनी बनी है, एयरपोर्ट्स कितनी बनी है। अगर आप देखेंगे तो हमारी टोटल जो कैपिटल फॉर्मेशन हुई है दैट हैज एक्चुअली एक्सीडेड द प्री पैंडेमिक लेवल्स। मतलब 2019-20 के अंदर हम जितनी फास्ट इस चीज को ग्रो कर रहे थे उससे ज्यादा फास्ट हमने यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। इसके अलावा देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर आप चेक करेंगे तो एक्सपोर्ट्स हमारे गुड्स के भी एंड सर्विसेज के भी वी हैव बीन एक्सेप्शनली वेल, जहां पर हमने देखा है कि 21-22 के अंदर हम पिछले साल की कंपैरिजन में एक्सपोर्ट्स भी हम काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं, एक्सपोर्ट्स भी हम काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बट साथ ही साथ यहां पर देखा गया है जो हमारा इंपोर्ट्स है वो भी बहुत ही रिकवर हुआ है, बहुत ही स्ट्रांगली। क्यों? उसके दो रीजन है। इंपोर्ट रिकवर होने का फर्स्ट रीजन ये है यहां पर कि हमारा डिमांड यहां पर जो है फिर से रिज्यूम हो गया है, लोगों ने फिर से डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट किया है स्पेशली बाहर की चीजों के लिए, उसके कारण गवर्नमेंट जो है बाहर से चीजें खरीद रही है, उसके कारण हमारा इंपोर्ट यहां पर इंक्रीज हो रहा है। बट सेकंड चीज साथ में ये भी है कि बहुत सारी जो ग्लोबल चीजें हैं उसके प्राइसेस यहां पर इंक्रीज हो गए हैं, एंड प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि पहले एक सामान को जब हम बाहर से खरीदते थे तो हम 20 रुपए से खरीदते थे, मान लीजिए कि 20 रुपए खरीदते थे, और हमारे इंपोर्ट के
सेक्टर में 20 रुपए लिखा जाता था, मान लीजिए यही सामान हम अभी भी खरीद रहे हैं, बट अभी ये 20 रुपए का नहीं आ रहा है, अभी ये 25 रुपए का आ रहा है। तो देखिए ग्लोबल कम्युनिटी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर नंबर ऑफ जो चीजें हमारी कंट्री के अंदर आई है वो तो सेम रही है, बट जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसके कारण भी ये दोनों ही रीजन है। पहली बात तो है कि डिमांड इंक्रीज हो गया, और सेकंड चीज ये है कि ग्लोबल लेवल पे जो प्राइसेस है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। दोनों ही बेसिस पे जो इंपोर्ट्स हैं हमारी कंट्री के काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। अब देखिए हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है, उसके कारण ये माना जा रहा है कि हमारी इकोनॉमिक डिमांड जो है धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होगी, और इसके कारण इंडियन इकोनॉमी इज इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन टू विटनेस अ जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8.0 से 8.5% इन द नेक्स्ट वेरी ईयर। ठीक है, मतलब जो हमारा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-2023 का, उसके अंदर हमारा जो ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू बी ट्यून ऑफ अराउंड 8.0 to 8.5। एंड आपको याद होगा जो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर हम 9.2% के स्पीड से ग्रो करने के लिए एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। ये सारी बातें हो गई हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अब हम कुछ बातें करते हैं हमारी ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके बारे में। हमारी इकोनॉमिक सर्वे ये बोलती है कि देखिए ऑल दो इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मूव कर रही है, बट जो ग्लोबल लेवल का जो इन्वायरमेंट है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन के कारण फिर से यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस हाउसेस बंद हो रहे हैं, बहुत सारी जो सर्विस इंडस्ट्री है फिर से वहां पर क्लोज हो रही है, जिसके कारण जो ग्रोथ सेक्टर है वो वर्ल्ड लेवल पे फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि डिक्रीज हो सकता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन जो है कंट्री के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब देखिए आपको याद होगा इन्फ्लेशन के बारे में हमने एक चीज जो बात की हुई है कि जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का सीधा सा मतलब यह है कि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा है, मतलब मनी जो है लोगों के हाथों में ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा पैसा देने को रेडी हैं, दैट इज व्हाई इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन से टैकल करना है तो जितनी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक्स होती है वो क्या करती है, सबसे पहले पैसा हटाना स्टार्ट करती है लोगों के हाथों से अंदर से। तो इसी कारण देखिए इन्फ्लेशन जो डिफरेंट कंट्री के अंदर जो इंक्रीज हो गया है उसके कारण जो डिफरेंट कंट्री के सेंट्रल बैंक्स हैं वो लोग क्या कर रही है, लिक्विडिटी विड्रॉल कर रही है, मतलब अपने अपने मार्केट से पैसे को कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है। अब देखिए जब पैसा रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म में समझना है चीज को। ठीक है, तो अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डिमांड अगर रिड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर से वही जो प्रॉब्लम हमारी जो प्रॉब्लम्स पिछले 2 साल से चल रही हैं वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये टाइप का साइक्लिकल इशू चल रही है। ठीक है, अगर हम देखिए ज्यादा पैसा लोगों के हाथों में देते हैं तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, और पैसा अगर नहीं देते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, दोनों से फाइट करना है। इसलिए हमारी इकोनॉमिक सर्वे ये बोलती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स है उस चीज को यहाँ पर बचाने की जरूरत है। हमारा इन्फ्लेशन जो हो गया, हमारा जितने भी डिफ्लेशन है, हर चीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली स्टेबलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे ये भी बोलता है कि डिस्पाइट ऑल द डिसरप्शन, जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही है भले ही ग्लोबल पैंडेमिक लेवल पे, बट इसके बावजूद इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है दैट हैज एक्चुअली रिमेन्ड इन सरप्लस। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, सिंपली हम कितना इंपोर्ट्स कर रहे हैं और माइनस कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब देखिए अगर आप ध्यान से सोचिए तो हमारा ये सरप्लस कब होगा, ये सरप्लस तब होता है जब हमारा एक्सपोर्ट्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। देखिए अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि सामान बाहर जाएगा बट पैसा अंदर आएगा, और इंपोर्ट करने का मतलब सीधा सा है कि सामान तो हमारा अंदर आएगा बट पैसा बाहर जाएगा। सो हम चाहते हैं क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो। जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा पैसा हमारी कंट्री के अंदर आएगा, एंड हमारा जो ट्रेड बैलेंस है दैट विल बी इन सरप्लस। सो पिछले 2 सालों का अगर आप टोटल फिगर देखेंगे तो हमारा ट्रेड जो बैलेंस है दैट हैज बीन इन सरप्लस, स्पेशली पिछले 2 सालों के अंदर। ठीक है, इसके कारण जो हमारा आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इट हैज एक्चुअली बीन, मतलब उसको इस चीज के लिए काफी ज्यादा बफर मिल गया है कि उसने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेसिकली एक टाइप के आप ये समझ सकते हैं कंटीजेंसी रिजर्व्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कल को अगर हमारी कंट्री के अंदर किसी भी डिफरेंट सोर्सेस के कारण पैसे आने बंद हो गए तो इतना पैसा हमारी कंट्री के पास रहने वाला है डिफरेंट एक्सचेंज रिजर्व्स में, मतलब अलग अलग कंट्री के जो करेंसीज है उसके फॉर्म में। और अभी के टाइम में हमारी जो करेंसी की जो एक्सचेंज रिजर्व्स है दैट हैज इंक्रीज टू अराउंड 634 बिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब इतने पैसे हमारे रिजर्व्स के अंदर आरबीआई के पास रखे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे, देखिए इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल को अगर हमारी कंट्री को पूरी तरीके से पैसे आने बंद हो गए, किसी भी सोर्सेज से अगर हमारी कंट्री के पास पैसे नहीं आते हैं, तब भी हमारी कंट्री के पास इतना है, और हमारी कंट्री के पास ये जो पैसा है 634 बिलियन डॉलर्स है, दैट कैन एक्चुअली बी यूज्ड फॉर 13.2 मंथ्स ऑफ मर्केंडाइज इंपोर्ट्स, मतलब 13 महीने तक हमारी कंट्री जो है डायरेक्टली बाहर से सामान इंपोर्ट कर सकती है और अब हमारे हर एक पर्सन को खिला सकती है। इतना पैसा अभी गवर्नमेंट के पास वो रखा हुआ है। और इसके अलावा देखिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन हमारे डेट से, मतलब हमारे इंडिया का जितना भी उधार है टोटल मिलाकर जो डेट एक्सटर्नल डेट है, मतलब जो हमने डिफरेंट सेक्टर से उठाया हुआ है, अलग अलग सोर्सेज से उठाया हुआ है, उन सबसे हमेशा ज्यादा होना चाहिए हमारा ये रिजर्व, ताकि ये शो करता है कि देखिए ऑल्दो हमारे पास उधार है बट उस उधार से ज्यादा हमारी इनकम है, हमारी जो नेट वर्थ है दैट इज मोर देन द उधार। इसलिए ये चीज भी काफी अच्छी है कि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है उससे कहीं ज्यादा हमारे यहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है।
ठीक है। तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है फाइनली ये बोलता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में कि हाई फॉरेन एक्सचेंजेस, ठीक है, साथ ही साथ हमारे एफडीआई जो हमारी कंट्री के अंदर जो है इंटरेस्टेड है हमारी कंट्री के अंदर एफडीआई के अंदर लाने में, इन्वेस्टमेंट मतलब करने में। इसके अलावा हमारी खुद की एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इन सबको अगर आप कंबाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री इंडिया जो है अगले साल 2022-23 में माना जा रहा है जो हमारी ग्लोबल लेवल पे जो लिक्विडिटी क्राइसिस आने वाली है उस चीज से फाइट करने को पूरी तरीके से रेडी है। इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है ये फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करती है और ये बात करती है कि जो 2020 और 21 का जो मतलब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर हमारी डेट का यानी कि उधार काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो इसका मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन बेसिकली ये था कि हमारी इकोनॉमी जो कोविड के कारण हिट हुई थी उसको हमारी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। डिफरेंट जो अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की गई है उसके थ्रू पैसा प्रोवाइड किया गया, मनी प्रोवाइड की गई है, उसके कारण काफी सारे पैसे उसमें लगे हैं। और सेकंड चीज जो हेल्थ रिस्पॉन्स है यानी कि हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा बिल्डअप करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, वैक्सीन को प्रोक्योर करने में, इन सब चीजों के अंदर भी गवर्नमेंट ने काफी सारे पैसे खर्च किए। इसके कारण हमारी कंट्री का जो डेट है, उधार है, वो पिछले एक साल के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। बट इसके बावजूद हमारी कंट्री ज्यादा उधारी के अंदर नहीं है, डेट के अंदर नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ये साल यानी कि 21-22 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 2021-22 का, उसके अंदर हमारी कंट्री को बहुत ही अच्छे रेवेन्यूज मिले हैं, मतलब टैक्स रेवेन्यूज काफी अच्छे मिले हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि जो जीएसटी रेवेन्यूज है वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पर मतलब जीएसटी रेवेन्यूज मिले हैं इस पर गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यूज इतने अच्छे मिलने के कारण हमारे जो एक्स्ट्रा डेट था भी, उधार था भी, उसको हमने पूरी तरीके से यहाँ पर टेपर ऑफ कर दिया है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? हमारी अगर जो रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी रेवेन्यू 67% तक इंक्रीज हुई है। सो दैट मींस कि हम यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली हमारे टैक्सेस के बेसिस पे। इसलिए गवर्नमेंट के पास अभी इतना पैसा है कि अगर गवर्नमेंट को आगे जाकर किसी और सेक्टर को भी एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़े तो गवर्नमेंट यहां पर उस पैसों को यूज कर सकती है। ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे शो कर रही है कि गवर्नमेंट अभी मतलब पैसों से रिलेटेड में काफी ज्यादा नीचे नहीं है, काफी ज्यादा ऊपर है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास टैक्सेस काफी सारे ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखिए इसके अलावा एक जो स्टेटमेंट, एक बेसिकली टाइप का एनालिसिस आप ये देख सकते हैं, वो ये बोला है कि जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब भी ग्लोबल लेवल की इश्यूज आती हैं, तो हमेशा सबसे बड़ा जो सेक्टर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है ना, हमेशा फाइनेंशियल जो सेक्टर होता है एक पर्टिकुलर कंट्री का, उसके ऊपर आती है। तो हमारी कंट्री का जो कैपिटल मार्केट है, जो हमारा जो स्टॉक मार्केट है, उसके ऊपर भी उतना बड़ा प्रेशर आया है। बट इसके बावजूद हमारी कंपनी ने, जो हमारी डिफरेंट कंपनीज है, जो हमारी कंट्री ने, इसको बहुत ज्यादा रिस्क को इंक्रीज नहीं होने दिया है। हमारे यहाँ मतलब वी हैव डन एक्चुअली एक्सेप्शनली वेल, जिसके अंदर हमने अलग अलग कंपनीज, हमारी डिफरेंट कंपनीज ने काफी सारे रिस्क कैपिटल को मोबिलाइज किया है यहाँ पर कुछ पिछले दो सालों के अंदर, और काफी सारे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर यूज किया है, जहां पर कोविड से डरकर मतलब पीछे हटने वालों में से नहीं थे हम लोग। हमने आगे बढ़कर हर चीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली सॉल्व किया है। हर एक डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे क्या हुआ है, हमारी ग्रोथ यहाँ पर रुकी नहीं है। ठीक है। स्पेशली अगर हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर उसमें देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में हमारा देखिए, ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज का जो बैंकिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, बट इसके बावजूद हमारी जो कंट्री का जो बैंकिंग सेक्टर है वो यहाँ पर खराब नहीं हुआ है। इट हैज ग्रोन स्ट्रांगली। और स्पेशली पिछले 2 सालों के अंदर देखिए लोन्स बहुत ही कम लिए गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी बिजनेस यहाँ पर बंद हो गई थी, तो लोन्स यहाँ पर ज्यादा लिए नहीं गए हैं। उसके कारण एनपीएस का प्रॉब्लम भी पिछले 2 सालों के अंदर काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। इसके अलावा हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन वैक्सीनेशन को प्रोवाइड किया है, जहां पर ये बोला है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर देखिए सिर्फ एक हेल्थ रिस्पॉन्स की तरह नहीं है, बट हमारी इकोनॉमी को अगर फिर से ओपन अप करना है, फिर से प्री पैंडेमिक लेवल से इंक्रीज लेकर जाना है, उससे ज्यादा मतलब ऊपर उठाना है, तो वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। स्पेशली जितनी भी हमारी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है, स्पेशली जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म इंडस्ट्री एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, उन सबके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमारी इकोनॉमिक सर्वे जो है इस साल के लिए वैक्सीनेशन को एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह मान रही है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो कि हमारी कंट्री एज होल को मतलब बड़े लेवल पे इफेक्ट कर सकता है, उसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बोला जाता है। ठीक है। सो एक डेटा के अनुसार यहां पर यह बताया गया है कि जो इंडिया है उसने 157 करोड़ लोगों को ऑलरेडी डोजेस प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से 91 करोड़ जो लोग हैं उनको एटलीस्ट 1 डोज मिल चुका है, एंड 66 करोड़ लोग ऐसे जिनको दोनों डोजेस यहां पर ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है। तो आने वाले जो टाइम में देखिए, डेटा ऑलरेडी ऑब्वियसली चेंज होने वाला है, तो ये डेटा आपको यहां पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट द पॉइंट इज यू मस्ट रिमेंबर कि ऑलमोस्ट 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं। ठीक है। और 15 से 18 वालों का जो एज ग्रुप है उसके अंदर भी वैक्सीनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और साथ में जो बूस्टर डोज है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ये भी बात की गई है, जो इन्फ्लेशन है वो ग्लोबल इशू की तरह यहाँ पर काफी ज्यादा इमर्ज हुआ है, जहाँ पर जो हमारी एडवांस इकॉनमी है और जो इमर्जिंग इकॉनमीज है, दोनों के अंदर ये इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। स्पेशली अगर आप इंडिया का सीपीआई देखेंगे, यानी कि जो कंज्यूमर लेवल पे जो प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन है, दैट हैज इंक्रीज टू अराउंड 5.6%। आपको याद होगा हमारा वो कितना है, हमारा लिमिट कितना है, दैट इज अराउंड 2% से लेकर के 6% तक हमारा लिमिट होता है, और हम ऑलरेडी 5
5.6% के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब ऑल्दो हम अभी तो टॉलरेंस बैंड के अंदर है, बट हम हायर लिमिट के आसपास में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और सेकंड जो हमारा WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसके अंदर तो हमारा इन्फ्लेशन यहाँ पर इंक्रीज हो गया 11% से मतलब ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, यानी कि हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी डबल डिजिट के अंदर पहुंच चुके हैं। बट इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि यहाँ पर इस चीज को वरी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बेस इफेक्ट के कारण हो रहा है। मतलब हमने जो बेस यहाँ पर बेस चेंज किया है, जो 2011-12 वाला जो बेस चेंज हुआ है, उसके कारण यहाँ पर ये पर्टिकुलर इन्फ्लेशन अचानक से इतना ज्यादा शो हो रहा है, बट एक्चुअली इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है। इसके अलावा एक चीज जो और यहाँ पर बात की गई है, बोला गया है कि इंडिया यहाँ पर जब बाहर से मतलब बाहर से चीजों को जो इंपोर्ट कर रहा है, स्पेशली जो एनर्जी से रिलेटेड जितने जैसे फ्यूल वगैरह है, इनको जो इंपोर्ट कर रहा है, उसके कारण इंडिया को काफी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। बट गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रही है कि इंडिया नीड टू बी वेरी ऑफ दैट, बिकॉज यहाँ पर जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी एनर्जी प्राइसेस है वो सब काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, उसी कारण हमारा इंपोर्ट सेक्टर अगले कुछ सालों के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है। फाइनली इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हमारा इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि हमारे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स है, वो सब ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर खुद को चैलेंज कर रही है, मतलब खुद को काफी ज्यादा स्टैंड अप कर रही है, जो अगले साल के अंदर जो भी चैलेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं उन सबसे फाइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रेडी है। इंडिया के पास ऑलरेडी काफी जितने भी इंडिकेटर्स है सबके सब काफी बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर काम कर रहे हैं, और दिस ऑल हैज बीन बिकॉज ऑफ इंडिया का यूनिक रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी के कारण। देखिए पहले क्या करता था इंडिया एक प्री कमिट करता था, मतलब एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी बनाता था, फिर उसको कमिट करने की कोशिश करता था, एक बहुत ही रिजिड रिस्पॉन्स हुआ करता था जिससे चेंज नहीं किया जाता था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रिसेंटली अपने स्ट्रेटजी को चेंज किया है, जहां पर उन्होंने बेसिकली बैजियन मतलब इंफॉर्मेशन को यूज करना स्टार्ट किया है, जहां पर इसे बारबेल स्ट्रेटजी कहते हैं या फिर जिसे अजाइल अप्रोच भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अपने स्ट्रेटजी को लगातार चेंज करते रहना है। मतलब आप एक पर्टिकुलर डिसीजन लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन को आपको छोड़ दीजिए, जो भी आपकी इकोनॉमिक उस टाइम की कंडीशंस होती है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है तो आप वो लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है तो आप ये लीजिए, फिर आप नेक्स्ट अप्रोच को लीजिए। उसके बाद आप कंपैरेटिवली मतलब जैसा सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से वो लगातार अपने जो आपके डिसीजंस हैं, जो भी आपके सिचुएशन है उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हम एक रिजिड मतलब बहुत ही टाइट टाइप की एक रिस्पॉन्स बना लेते थे, फिर हम उसी को पीछे करते रहते थे, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर पाते थे। बट अभी रिसेंटली बोला गया है कि हम अपने रिस्पॉन्स को लगातार यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे कंडीशन हमारे सामने आएगी उसके हिसाब से हम उसे चेंज करते रहेंगे। फाइनली ट्रेंड्स में इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि इस पर्टिकुलर साल का एक बहुत ही डिस्टिंग्विश फीचर जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन रिस्पॉन्स का ये रहा है कि हमने यहाँ पर सप्लाई साइड के ऊपर और जो डिमांड साइड है दोनों के ऊपर ही हमने पूरी तरीके से मतलब दोनों पे हमने फोकस करने की कोशिश की है। हमने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ हम सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं बट डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को बहुत ही इफेक्टिवली साथ लेके चलने की कोशिश की है। उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पर डिसीजंस लिए, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स जो थे उसको डीरेगुलेट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत सारे प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा टफ हुआ करते थे उनको सिंप्लीफाई किया गया है। बहुत सारे इश्यूज थे जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था उसको यहाँ पर हटाया गया है, प्राइवेटाइजेशन था उसको हटाया गया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स थे यानी कि PLI स्कीम्स थी उन सबको हटाया गया है। मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो कि एक्चुअली आगे जाकर हमारी ग्रोथ को और ज्यादा बूस्टअप करने में हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि हम हमारी गवर्नमेंट जो भी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर स्पेंड करती है, तो अगर थोड़ा सा भी उसमें इंक्रीज करेगा ना, थोड़ा सा भी इंक्रीज करके अपने कैपिटल स्पेंडिंग को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज करेगा, उससे हमारा डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों ही कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, और उसके कारण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी ट्रेंड्स हैं वो यहाँ पर हमारे फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे ट्रेंड्स काफी प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। देखिए आपको यहाँ पर चीजें सिर्फ ट्रेंड के फॉर्म में याद रखनी है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। ये पिछले एक साल के ट्रेंड्स हैं, मतलब एग्जैक्टली हमारी इकोनॉमी पिछले किस तरीके से मूव कर रही है, आगे जा रही है पीछे जा रही है, कौन सेक्टर आगे जा रहा है कौन सेक्टर पीछे जा रहा है, इन सब चीजों को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जितने भी ट्रेंड्स थे एक्चुअली वो सारे के सारे प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इसमें जो डिफरेंट आगे के चैप्टर्स होने वाले हैं जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सबको हम आगे जाकर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।